नमस्कार दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य को कंटिन्यू करेंगे। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो पहला वंश संगम वंश आपने पढ़ लिया, दूसरा वंश साल्लू वंश हम पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो कोर्स चल रहा है, लेक्चर नंबर 22 है ये, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आपने संगम वंश पढ़ लिया। संगम वंश में कुल मिला जुलाकर 7 शासकों के बारे में आपको बातें याद रखनी हैं। बाकी जो 5 शासक हैं उनके बारे में आपको कुछ नहीं याद करना है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको सब याद हो जाए जल्दी से। आपको मालूम है संगम वंश में पहले जो शासक आते हैं हरिहर प्रथम। तो विजयनगर साम्राज्य या संगम वंश की जो स्थापना है ये 2 शासकों के द्वारा की गई, दोनों भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। हरिहर प्रथम, बुक्का राय प्रथम। हरिहर बड़े थे, बुक्का राय इनसे छोटे थे। इनके पिताजी का नाम संगम था, इसलिए जिस वंश से ये संबंधित थे उस वंश को संगम वंश कहा गया है। हालांकि संगम के 5 पुत्र थे, इनमें से 2 पुत्र हरिहर और बुक्का थे। हरिहर प्रथम बड़े थे, इसलिए 1336 ईस्वी में और 1356 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठते हैं। तो आपको ये भी मालूम हो गया होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई है। हरिहर प्रथम ये संस्थापक में से एक हैं। जब ये गद्दी पर बैठे इन्होंने अपनी राजधानी शुरुआत में एनेगोंडी बनाया। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? एनेगोंडी। तुंगभद्रा जो नदी है इसके उत्तर दिशा में, तुंगभद्रा नदी किनारे ही है, उत्तर की ओर एनेगोंडी है। इसी को सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, 7 वर्षों के लिए राजधानी बनाया था। उसके बाद लगभग कहा जाए 1343 ईस्वी में, 1343 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी विजयनगर को बना लिया। और आज की डेट में विजयनगर को आप हम्पी के नाम से जानते हैं। कर्नाटक में जगह पड़ती है हम्पी। तो विजयनगर को इन्होंने राजधानी बनाया। और 1343 ईस्वी में ही जो होयसेल वंश था, होयसेल वंश के जो शासक थे वीर बल्लाल तृतीय, उनकी हत्या कर दी जाती है मदुरा के सुल्तान के द्वारा। तो उसके बाद जो होयसेल शासन जहाँ कर रहे थे, जिस साम्राज्य पे कर रहे थे, वो क्षेत्र भी अधिग्रहण कर लिया गया हरिहर प्रथम के द्वारा। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्रफल बढ़ गया हरिहर प्रथम के टाइम पीरियड पर। और इन्हीं के टाइम पीरियड पर 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी गई थी और 1356 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सब बातें आपको हरिहर प्रथम के बारे में याद होनी चाहिए। उसके बाद बुक्का राय प्रथम आते हैं। 1356 से 1377 तक इनका कार्यकाल रहता है। वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी और तीनों सागरों का स्वामी भी इन्हें ही कहा जाता है। ये सब तो आप जानते ही हैं। और 1367 में इनका 1367 में इनका और बहमनी जो शासक थे मोहम्मद शाह प्रथम, इनका युद्ध होता है। उस युद्ध को मुदगल के किले का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि मुदगल के किले के पास ये युद्ध हुआ था। ठीक है, रायचूर दोआब के पास ही जगह पड़ती है मुदगल का किला, वहीं पे ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध का कोई हालांकि निर्णय तो नहीं निकल पाया था, लेकिन इस युद्ध की खासियत यह है कि इस युद्ध में पहली बार गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया। तो बारूद का इस्तेमाल भारत में सबसे पहली बार इसी युद्ध में माना जाता है। हालांकि छोटे लेवल पर ही हुआ था, बड़े लेवल पर बाबर के टाइम पीरियड पर हुआ था। बाबर ने बड़े लेवल पर तोपों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया था। तो जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि बुक्का राय प्रथम और जो इसका विरोधी बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम का नाम आए। ज़्यादातर बाबर का ही नाम आता है, तो बाबर को ही टिक करना होता है। कभी कभार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहली बार गोला बारूद का इस्तेमाल किसके द्वारा हुआ था, अगर बुक्का राय प्रथम या मोहम्मद शाह प्रथम भी ऑप्शन में है तब आप यहीं लगाएंगे, तब बाबर को नहीं लगाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि बाबर ही ज़्यादातर ऑप्शन में आता है, इनका कोई ऑप्शन में नहीं आता नाम, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। और बुक्का राय प्रथम ने 1377 में अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में अपने बेटे कंपन को मदुरा भेजा था कि जाओ मदुरा जीत के आओ। और मदुरा में जो मदुरा के सुल्तान थे उनको हरा दिया गया था और मदुरा को अपने अधिकार में कर लिया गया था कंपन के द्वारा। तो कंपन की ये जो ऐतिहासिक विजय थी, इसका जो वर्णन है एक पुस्तक में किया गया है। उस पुस्तक का नाम है मदुरा विजयम। मदुरा विजयम उस पुस्तक का नाम है और उस पुस्तक को लिखने वाली इसकी पत्नी ही थी गंगा देवी।
ठीक है। कंपन की पत्नी गंगा देवी थी, उन्होंने ही अपने पति की इस बहादुरी का वर्णन एक पुस्तक में किया है, मधुरा विजयम। तो बुक्का राय प्रथम तक आपको इतनी बातें आप याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हरिहर राय द्वितीय। हरिहर राय द्वितीय का टाइम पीरियड 1377 से 1404 ईस्वी तक रहता है। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ये पहले शासक हुए विजयनगर साम्राज्य के जिन्होंने राज परमेश्वर और महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण करने वाले विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक कौन हैं? तो वो हरिहर राय द्वितीय ही हैं। गोवा और बेलगाम इन्होंने छीन लिया था बहमनी शासक से। बहमनी शासक से इन्होंने गोवा और बेलगाम छीन लिया था। और सायण जिन्होंने वेदों पर टीका लिखा है। वेदों पर टीका का मतलब वेदों पर कमेंट किया है। जो एक पुस्तक लिखते हैं ना कि किसी को एक्सप्लेन करना है, तो वेदों पर टीका लिखने वाले सायण या इन्हें सायणाचार्य भी कहा जाता है। तो वो हरिहर राय द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। हरिहर राय द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। और सायण आपको मालूम होना चाहिए विद्यारण्य के ये भाई थे। विद्यारण्य के भाई थे। विद्यारण्य वही हैं जिन्होंने हरिहर और बुक्का को हिंदू धर्म को स्वीकार करवाया था। और हरिहर राय द्वितीय के 3 पुत्र थे, विरूपाक्ष राय, बुक्का राय और देव राय। पहले 2 पुत्र शासक बनते हैं कुछ वर्षों के लिए, इनके बारे में आपको कुछ याद नहीं करना है। उसके बाद 1406 से 1422 तक शासन करते हैं देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि इटली का जो यात्री था निकोलो डी कोंटी, वो भारत इनके टाइम पर पीरियड पर आया था। और जो एक बहुत बड़े कवि थे तेलुगु भाषा के, श्रीनाथ जिनका नाम है, जिन्होंने हरविलास लिखी हुई है, वो भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। और तुंगभद्रा नदी और हरिद्रा नदी पर बांध और जो है नहरों का निर्माण कराने वाले देवराय प्रथम ही है। और अपनी सेना में पहली बार मुस्लिम सैनिकों की भर्ती करने वाले देवराय प्रथम ही थे। और देवराय प्रथम और बहमनी शासक उस समय फिरोज था, ताजुद्दीन फिरोज, उसका और देवराय प्रथम का युद्ध होता है। इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। सोनार की बेटी का युद्ध। सोनार की बेटी के कारण ये दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में संधि करनी पड़ी थी, देवराय प्रथम की हार हो गई थी, तो देवराय प्रथम को अपनी बेटी की शादी फिरोज से करनी पड़ी थी। जो बहमनी शासक फिरोज था उससे करनी पड़ी थी। इसके बाद 2 शासक और आए थे, इनके बारे में भी आपको कुछ याद नहीं रखना है। इसके बाद देवराय द्वितीय हैं। संगम वंश के सबसे बहादुर, सबसे महान शासक देवराय द्वितीय थे। 1424 से 1446 तक इनका शासनकाल रहता है। इनके टाइम पीरियड पर अब्दुल रज्जाक भारत आया था। अब्दुल रज्जाक जो फारसी यात्री था, फारस से आया था, वो इन्हीं के टाइम पीरियड पर विजयनगर आया था। उसे भेजा किसने था? ईरान के शासक मिर्ज़ा शाहरुख ने अपना एम्बेसडर बना के भेजा था, अपना दूत बना के भेजा हुआ था। तो देवराय द्वितीय इस पूरे विजयनगर साम्राज्य के, विजयनगर नहीं, इस संगम वंश के सबसे महान शासक हैं। और पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक तुल्लु वंश में आएंगे कृष्णदेवराय। कौन होंगे? कृष्णदेवराय। तो देवराय द्वितीय के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। कुछ बातें और भी है, जैसे इन्होंने जो तेलुगु कवि थे श्रीनाथ और इनके दरबारी एक कवि थे दिंदिमा, इन दोनों का एक कवि युद्ध करवाया था, शास्त्रार्थ युद्ध करवाया था, कंपटीशन करवाया था, जिसमें श्रीनाथ की जीत हो गई थी। इसी कारण से जो कवि श्रीनाथ थे इनको सार्वभौम की उपाधि दी गई थी देवराय द्वितीय के द्वारा। गजबेटकर की भी उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। गजबेटकर का मतलब हाथियों का शिकारी। इमादी देवराय की भी उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। और जो आम जनता थी वो इन्हें इंद्र का जो है दूसरा रूप कहा करती थी, इंद्र का अवतार कहा करती थी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद करनी चाहिए। और देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड पर ही उड़ीसा में एक नया साम्राज्य का उदय हो गया, गजपति वंश। 1434 ईस्वी में गजपति वंश जो है वो स्थापित हो गया। कपिलेंद्र देव संस्थापक थे, कपिलेंद्र देव। उसके बाद मल्लिकार्जुन राय आते हैं, देवराय द्वितीय के बेटे हैं। 1446 से 1465 तक इनका काल रहता है। अब तो संगम वंश का पतन ही शुरू हो गया है, इनके बारे में आप कुछ याद भी ना रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद विरूपाक्ष राय द्वितीय आते हैं, एक तरीके से आखिरी शासक माने जाते हैं।
क्योंकि इसके बाद इनका बेटा जो आएगा ये अपने पिता की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठेगा, लेकिन गद्दी पर बैठने से पहले ही इसे गद्दी छीन ली जाएगी। विरूपाक्ष राय द्वितीय 1465 से 1485 तक रूल करते हैं। इनके टाइम पीरियड पर इन पर बहमनियों ने अटैक कर दिया था। महमूद गवाह, जब बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे तो महमूद गवाह जो बहमनी के शासक का एक वजीर था, उसने अटैक किया और बहुत सारा साम्राज्य विजयनगर से छीन लिया। और उधर उड़ीसा के शासक ने भी आक्रमण किया था, तो इनसे भी बहुत सारा साम्राज्य छीन लिया। इसलिए अराजकता की स्थिति आ गई थी, लोग परेशान हो गए थे इससे, इसका विरोध करने लग गए थे। इसी का लाभ उठाकर इसके बेटे प्रौढ़ देवराय या प्रौढ़ राय ने 1485 में विरूपाक्ष की हत्या कर दी, लेकिन ये गद्दी पर बैठ पाता उससे पहले ही इससे गद्दी छीन ली गई। गद्दी किसने छीनी? साल्लु नरसिंह ने। साल्लु नरसिंह इसी की सेना का एक कमांडर हुआ करता था। साल्लु नरसिंह जो था ना, वो 1485 में गद्दी पर बैठता है, प्रौढ़ देवराय की हत्या कर देता है और उससे गद्दी छीन लेता है। तो साल्लु नरसिंह 1485 में एक नए वंश की शुरुआत करता है, साल्लु वंश। किस वंश की? साल्लु वंश। 1485 से 1491 तक इसका रूल रहता है। और जब ये मरने वाला होता है तो ये इसके जो दोनों बेटे होते हैं ना, थिम्मा भोपाला और नरसिम्हा राय द्वितीय या इमादी नरसिम्हा राय इसे कहा जाता है, ये दोनों ही छोटे हुआ करते थे। इसलिए उसने जो नरसा नायक था, इसका सेना नायक था, साल्लु नरसिंह की सेना का एक बहुत बड़ा सेना नायक था, नरसा नायक को इनका संरक्षक बना दिया, इनका संरक्षक बना दिया। लेकिन जल्दी ही थिम्मा भोपाला की भी हत्या कर दी जाती है, तो नरसा नायक इमादी नरसिंह राय का संरक्षक के रूप में काम करता है। किस रूप में? संरक्षक बना रहता है। तो हालांकि सारी शक्ति नरसा नायक के पास ही होती है। तो 1491 से 1503 ईस्वी तक नरसा नायक जिंदा रहता है और 1503 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो गद्दी पर 2 वर्षों के लिए नाम मात्र गद्दी पर 1503 से 1505 ये बैठ जाता है। ठीक है, नरसिम्हा राय द्वितीय या इमादी नरसिम्हा राय ये बैठ जाता है। लेकिन जल्दी ही नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिम्हा राय ने 1505 ईस्वी में इमादी नरसिंह की भी हत्या कर दी। उसके बाद वीर नरसिम्हा राय ने एक नए वंश की शुरुआत की जो कि तुल्लु वंश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तुल्लु वंश कहलाएगा। आगे चलकर हम पढ़ेंगे तुल्लु वंश। 1505 ईस्वी में ये एक नए वंश की शुरुआत करेगा, तुल्लु वंश। तो साल्लु वंश बहुत ही ईजी है, आपको सब कुछ अब वीडियो देखते ही याद हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने रिपीट भी कर दिया है। ठीक है, याद हो जाएगा ना। तो साल्लु वंश में एक ही शासक है, साल्लु नरसिंह, और इसका बेटा जो था इमाड़ी नरसिम्हा राय, ये तो कठपुतली ही था। वास्तविक जो सत्ता थी नरसा नायक के हाथों में ही थी। ये टाइम पीरियड आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। अब कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए साल्लु नरसिंह का जब टाइम पीरियड चल रहा है ना, इसी दौरान 1490 ईस्वी के आसपास जो आपका बीजापुर और अहमदनगर और बरार ये सब अलग हो चुके हैं। कहने का भाव यह है कि बहमनी का पतन होना शुरू हो गया, बहमनी साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया है, अलग अलग भागों में टूटना शुरू हो गया है। तो बहमनी साम्राज्य आगे चलकर 5 भागों में टूट जाएगा, आगे चलकर 5 भागों में टूट जाएगा। पहला मान लीजिए बीजापुर है, पहला कौन सा है? बीजापुर। ये 1489 या 90 के आसपास ये टूट गया था। उसके बाद बरार 1490 में, और अहमदनगर 1490 में, फिर गोलकुंडा भी अलग हो जाएगा 1518 ईस्वी के आसपास। 1512 से ही स्ट्रगल शुरू हो जाता है, तो 1518 तक ये अलग हो जाता है। उसके बाद लास्ट में बीदर हालांकि 1492 में ही स्वतंत्र ही माना जाता है, लेकिन 1492 से 1527 तक नाम मात्र यहाँ पे सुल्तान थे। आगे जब बीदर के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में अब पढ़ेंगे। तो 1527 में जब आखिरी जो सुल्तान होते हैं आपके बहमनी वंश के, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पूरी तरीके से बीदर को स्वतंत्र माना जाता है। तो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया था। तो जो बहमनी साम्राज्य का
टुकड़े होना जो शुरू होना था वो सालू नरसिंह के टाइम पीरियड पर ही होना शुरू हो गया था। बस इतना ही याद रखिए, आगे चलकर जब बहमनी साम्राज्य आप पढ़ेंगे तो आप डिटेल में देखेंगे ही। तो सालू वंश के बारे में बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद वीर नरसिम्हा राय की दोबारा बात करेंगे। वीर नरसिम्हा राय का एक छोटा भाई आएगा कृष्णदेव राय, जो कि सबसे महान शासक होगा इस पूरे तुलु वंश का और पूरे विजयनगर साम्राज्य का। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। क्लास नोट्स इसके श्री एजुकेशन ऐप से जरूर ले लीजिएगा।